लाइव सेशन में हमेशा किसी गेस्ट को शामिल करते हैं ताकि आप उनसे बातचीत कर सकें, उनसे हम कुछ चीजें सीख सकें जिससे हमारी जिंदगी में बेहतरी आ सके। तो जो आज हमारा मौजू है बहुत एक खास मौजू है, उस पर बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो जो हमारे साथ मौजूद है सर अली आसिफ हैं, वो यूके के जो एक एलए कार्स है उसके भी ऑनर है, चीफ रह चुके हैं। उसके अलावा जो उनके माइक्रोसॉफ्ट का प्रेसिडेंट ऑफ स्पीकर्स का क्लब है उसके भी वो प्रेसिडेंट है। इसके अलावा वो जो लाइफ कोच है, सर्टिफाइड लाइफ कोच है, वो एक बहुत ही अहम चीज है। वो जिंदगी में बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी करते हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और और चाहेंगे कुछ सीख सके हम भी और आप भी। तो पहले इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर उम्मीद करते हैं आपका रमजान बहुत ज्यादा अच्छा गुजर रहा होगा। जी, अल्लाह सुब्हाना ताला का एहसान करीम है, क्योंकि ये पहला रमजान है जो बंदा घर में सुकून से गुजार रहा है। इससे पहले जितने भी रमजान है वो तो दौड़ में ही गुजरे हैं। तो ये टेक्निकली पहला रमजान है जो इस वायरस की वजह से, ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला का एक एहसान करीम है कि घर में बंदा सुकून से गुजार रहा है। जी सर, आपने बड़ी पॉजिटिव बात की है जो कि बाकी लोग नहीं सोचते हैं। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को कि हमें रमजान को इतना सुकून से गुजारने का, या इतना चीजें हमने नहीं सोची होंगी कभी कि अपने रमजान में इस तरह के अब देखते हैं, जो आप सोचते हैं टाइम हमें अब मिलता है। तो सर बिल्कुल। आपका जो है, आप सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं और हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को इस चीज का तक नहीं पता होता कि लाइफ कोचिंग होती क्या है। तो मैं चाहूंगी कि हमने आज जो टॉपिक शुरू किया है वो भी एक लाइफ कोच में से ही एक हमने एस्पेक्ट चुना है कि लोग कॉन्फिडेंटली किस तरह बात कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी हम शुरू से शुरू करें ताकि लोग स्क्रैच से सीख सकें। तो आप मुझे बताएंगे और मेरी ऑडियंस को बताएंगे कि लाइफ कोचिंग बेसिकली होती क्या है। देखिए, लाइफ कोचिंग क्या होती है कि एक टेक्निकली अगले दिन मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर, कौन सी ऐसी बुक है जिसको मैं पढूं और मुझे पता चल जाए कि दुनिया क्या है। मैंने कहा, बेटा, सबसे जो खूबसूरत बुक है ना वो इंसान है। इंसानों को पढ़ना शुरू कर दो। जब तुम इंसानों को पढ़ोगे ना तो तुम कोई भी इल्म हासिल कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकली बुक्स भी इंसान ही लिखते हैं। तो टेक्निकली जो इंसानी जिंदगी है ना, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी है, एवरी सिंगल पर्सन टीचेस अस समथिंग। हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। ये हमारी चॉइस है कि हम अपने आप को ब्लॉक रखते हैं और उनकी नहीं सुनते या उनके लाइफस्टाइल से नहीं सीखते, या हम अपने अंदर वो एबिलिटी लेके आते हैं, वो कैपेबिलिटी लेके आते हैं कि हम लोगों से लर्न करते हैं। अब होता क्या कि इंसान जो है ना वो कहानियों से बहुत कम सीखते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जो बुक्स में लिखा, वो किताबों में लिखा है। जैसे पाकिस्तान में आजकल वो टर्किश सीरियल एक चल रहा है, तो लोग बड़े शौक से देख रहे हैं। अब वो आप बड़े शौक से तो देख रहे हैं, लेकिन जैसे आप टीवी चैनल से बाहर उठते हैं तो उसके बाद आप नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारते हैं। तो टेक्निकली वो जो उनके प्रोटोकॉल थे या जो उनके एथिक्स थे वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं ला सकते, बिकॉज दैट हैपेंड सेंचुरीज अगो। वो सेंचुरीज पहले हो चुका है। आजकल के टाइम पे वो एप्लीकेबल चीजें नहीं है। तो होता क्या कि हम कहानियों से या अफसाने से कम सीखते हैं, हम इंसानी जिंदगी से ज्यादा सीखते हैं, जो हमारे सामने प्रैक्टिकल लोग होते हैं। जब हम छोटे होते हैं हम अपने माँ बाप से सीखते हैं। छोटे होते बच्चे का जो हीरो होते हैं ना, जो रोल मॉडल होते हैं, वो उसके माँ बाप होते हैं। किसी भी बिल्कुल। बच्चे से पूछ लो वो अपने बाप जैसा बनना चाहता है, किसी बेटी से पूछ लो वो अपनी माँ जैसा बनना चाहती है, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। हम इंसानों को देख के उनकी लाइफ के ऊपर हम अपनी लाइफ को मॉडल करते हैं और हम उन जैसा बनना चाहते हैं। एक टाइम था पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत ही फेमस फिल्म स्टार था सुल्तान राही। उसने बिल्कुल। इतना लोगों को इंस्पायर किया था कि हर बंदा जो है ना उसका गेटअप करके और उस स्टाइल में जो है ना वो बनना चाहता था। क्योंकि जो ये कैरेक्टर हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, ये हमें बहुत सिखाते हैं। हम इनसे बहुत सीखते हैं। अब लेकिन चॉइस हमारी होती है कि हम प्रैक्टिकल जो लोग हैं उनसे सीखना चाहते हैं या अफसानी लोगों से सीखना चाहते हैं। जैसे सुल्तान राय की लाइफ थी, वो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं थी। अब प्रैक्टिकल लाइफ में उसको गुजार ही नहीं सकते। रियल लाइफ में जो आपके अब्बाजान, जो मेरे अब्बाजान, जो मेरी अम्मी जान, आपकी अम्मी जान जिस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं ना, दैट्स एग्जैक्टली द लाइफ। ये असल जिंदगी है, जो असल परेशानी है कॉमन फोक्स की। तो होता क्या कि लाइफ कोच का क्या क्या होता कि देखें, मैं हूं ना, आज मैं माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बना हूं। ठीक है, मेरे लिए बहुत आसान है लोगों को बड़े बड़े लेक्चर देना कि जी आप, मेरे लिए बड़ा आसान है कि बताना कि जी आप जिंदगी में गिव अप मत करो। लेकिन मैं तो अभी गिव अप इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन एक कॉमन बंदा, एक आम बंदा जो छोटे लेवल पे बेचारा बैठा है, जिसको एवरीडे स्ट्रगल हो रही, मैं उसके प्रॉब्लम को नहीं सोच रहा,
जिसको कल का बिल पे करना है, जिसको कल के प्रॉब्लम्स को फेस करना है, जिसको अपनी एंग्जाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल करना है, मैं उसके प्रॉब्लम को नहीं अंडरस्टैंड कर रहा। तो एज अ लाइफ कोच क्या होता है कि यू इग्नोर कि आप कौन है, आप ये देखते हैं कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं, आप उसके लेवल पे जाते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके इश्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड देन ट्राई टू कम अप विद अ प्लान कि जिससे उसको लाइफ को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू जो होता है ना हमारे साथ कि हमारे लोग सक्सेस को चीज करते हैं, फेलियर बिल्कुल। के बारे में कोई बात नहीं करता। हमने बच्चों को मेंटली, लोगों को मेंटली रेडी सबसे पहले फेलियर के लिए करना है। एज अ लाइफ कोच आपकी जिम्मेदारी है कि आपने लोगों को फेलियर को हैंडल करना सिखाना है। कामयाबी दूर की बात है, आपको पता हम लाइफ के अंदर कामयाबी सिर्फ 10% देखते हैं और 90% हम फेलियर को देखते हैं। टेक्निकली हम ग्रेजुअली जब भी लाइफ में देखते हैं कि वी आर सेटल्ड, कोई ना कोई ऐसी चीज आती कि हमें धड़म से हमारे सर पे लगती। जैसे ये कोरोना वायरस एक क्लासिक एग्जांपल है। हम में से हर बंदे को लगता था कि हम इनविंसिबल हैं, हर कंट्री को लगता था, हर बंदे को लगता था। एकदम से वायरस ने हम सबको एक्सपोज कर दिया। तो टेक्निकली लाइफ हमें टेस्ट करती है ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस। तो एज अ लाइफ कोच हमारा काम क्या होता है, जब मैं अपना कम जो फर्ज समझता हूँ, हमने लोगों को लाइफ के बारे में, जो एक्चुअल लाइफ है, अफसानी लाइफ नहीं, जो रियल लाइफ है, जो रियल इश्यूज हैं, जो कॉमन फोक्स के इश्यूज हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है और फिर उनको हैंडल करना, और कैसे आप प्रॉब्लम से उभर के ऊपर लाइफ में आते हैं और आप हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। क्योंकि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि लोग सक्सेस को चेज करते हैं, हैप्पीनेस को चेज नहीं करते। मैं कहता हूँ हैप्पीनेस को चेज करो, सक्सेस खुद ब खुद ही लाइफ में आ जाएगी। जी, जी सर, आपने जितनी भी बातें की हैं, उस हर बात में इतनी वैल्यूएबल बात आपने ऐड बीच में की है कि लोग सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएँ और वो हैप्पीनेस को नहीं चेज़ करने की कोशिश करते हैं। हैप्पीनेस भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो सर, आपने जितनी भी बातें ऐड की हैं, वो सारी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थी। साथ ही साथ आपने जो बताया कि आप उस लेवल पर जाकर लोगों को अंडरस्टैंड करके बताते हो कि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप किसी लेवल पे होते हैं, तो बहुत अच्छी बात बोली थी कि जिस लेवल पे आप हैं, उधर पे आप जाके लोगों को बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी कहेंगे तो दे विल बिलीव कि आप एक सक्सेस पर्सन हैं, आप अपनी जो फील्ड है उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को उनका अंडरस्टैंड पॉइंट करके उसको गाइड करना, वो बहुत अच्छा काम आप शुरू कर रहे हैं लाइफ कोचिंग का। सर, अगर मैं आपसे पूछूँ तो आपने कब ये शुरू किया था लाइफ कोचिंग? मतलब आपने कब सोचा था कि आपको एज़ सर्टिफाइड लाइफ कोच काम करना है? असल में इसका इसका आगाज जो होता है ना, हमारा जो लाइफ होती है, हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे पेरेंट्स बनाते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो हमारे माइंड में बातें डालते हैं कि आपने क्या करना है, आपने क्या बनना है। उस टाइम पे वो जो चीजें होती हैं, वो पत्थर पे जैसे लकीर होती है ना, वैसे आपके माइंड में लिखी जाती हैं। आपके पेरेंट्स आपको क्या सिखा रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि बेटा तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, ये नहीं कि ये प्रोफेशन बुरे हैं, बट आपने क्या करना है कि बच्चे की अभी एबिलिटी को आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया और उसके जहन में बात एक डाल दी है कि बेटा तूने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या सीएसएस करना है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जो है ना, बच्चा इटसेल्फ को कोई पता नहीं तो दुनिया क्या है। जो गोरों के मुल्क में बच्चा पैदा होता है वो गोरों के कल्चर के हिसाब से बड़ा होता है। जो पाकिस्तान में पैदा होता है वो पाकिस्तान के हिसाब से पैदा होता है, क्योंकि बच्चा जो है उसका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं। पेरेंट्स उसका बिलीफ सिस्टम, सोसाइटी उसका बिलीफ सिस्टम बनाती है। तो उस टाइम पे वो जो पेरेंट्स आपकी जो अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, मैंने जैसे पहले बताया ना कि कोई भी बच्चा है, उसका सबसे पहला रोल मॉडल उसकी माँ-बाप होते हैं। वो अपने माँ-बाप को देख के इंस्पायर होता है कि आपके माँ-बाप क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है, पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल डू व्हाट यू डू। कि आपके बिल्कुल, बच्चे या आपकी औलाद वो नहीं करेंगे जो आप कह रहे हैं, बल्कि वो करेंगे जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही। बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा तूने सिगरेट नहीं पीना, बट आप बच्चे के सामने सिगरेट पी रहे हैं, तो टेक्निकली देयर इज अ मैसिव डिफरेंस इन योर लाइफस्टाइल एंड व्हाट यू प्रीच। यू हैव टू बिल्कुल, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो उस दौरान जो आपके माँ बाप आपके डीएनए में चीजें डालते हैं ना, दे मैटर द मोस्ट। तो मेरी अम्मी, मेरी गुड लक थी कि मैं सिंगल पेरेंटिंग का जो है ना वो प्रोडक्ट हूँ। तो मेरी अम्मी जो थी ना, हमने बहुत मुश्किल हालात में, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से मैं आया हूँ कि जहां पे एक टाइम का खाना मिलता था तो दूसरे टाइम की गारंटी नहीं होती थी। तो अम्मी जान ने हमारी ने डे वन से एक चीज सिखाई थी कि बेटा तालीम याफ्ता नहीं बनना, काबिल बनना है। सबसे पहला उनका लेसन था डे वन से कि बेटा तालीम तालीम का मतलब जो किताबों में लिखा है। इल्म क्या होता है, जो तुम खुद एक्सप्लोर करते हो, जो तुम खुद सीखते हो। तो तुमने क्या करना है कि तुमने इल्म को सीखना है, तुमने खुद एक्सप्लोर करना। अगर तुम्हें टीचर बता रहा है ना कि फर्ज करें अमेरिका का प्रेसिडेंट ये है, तो तुमने उसको चैलेंज करना कि ये क्यों इसका प्रेसिडेंट है, इसका प्रेसिडेंट ये क्यों नहीं, उसके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करना है। ये सिंपली नहीं लकीर के फकीर बनना है।
और फिर दूसरा उनका लेसन था कि बेटा जब किसी काबिल बनना है ना, तो फिर तुमने लोगों के लिए कुछ करना है, इंसानियत के लिए कुछ करना है, अपने लोगों को नीचे से ऊपर उठाना है। क्योंकि जिस जिंदगी में एक मकसद नहीं होता ना बेटा, वो टेक्निकली लाइफ आपकी एक फेलियर की लाइफ है। कि हम अगर सिर्फ अपनी जात का सोच रहे हैं और हम बाकी लोगों का नहीं सोच रहे, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि जी मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने सक्सेस को चेज करना, मैंने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में करना। ट्रस्ट मी, लाइफ के 3 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज होता है लर्निंग, दूसरी स्टेज होती है अर्निंग, और तीसरी स्टेज होती है रिटर्निंग। जो रिटर्निंग की फेज है ये 50s के बाद शुरू होती है। जब 50s के बाद शुरू होती है तो इंसान को अंदाजा होता है कि यार मैं कितना गलत था, जिन चीजों को मैं चेज कर रहा था टेक्निकली ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी कुछ और है। तो जब आप रिटर्निंग वाले फेज पे जाएं तो उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप अपनी जात के साथ सेटिस्फाई हो कि मैंने क्या किया, मैंने क्या अचीव क्या किया। क्या मैंने सिर्फ पैसा कमाया, क्या मैंने सिर्फ जायदादें खड़ी की, या मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे मैंने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया। शायद उनको मैं बेहतर तो नहीं बना पाया लेकिन मैंने कोशिश पूरी की थी। क्योंकि जब आप अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने पेश होंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला नमाजों का नहीं पूछेंगे, वो आपसे हकूकुल इबाद का पूछेंगे कि आपने दुनिया के लिए क्या किया। वो मुझसे पूछेंगे कि तुझे मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर्स क्लब का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तूने अपने लोगों के लिए क्या किया। मेरे लिए बहुत आसान है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन जो रियल लोग हैं, जो रेडी वाला बेचारा जिसको कल का बिल पे करना, जिसको कल की परेशानी है, मैं अपनी स्पीकिंग को नीचे वाले लोगों तक लेके जाता हूं। क्योंकि उन लोगों के मेरे लिए बहुत आसान है बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के इंग्लिश में बड़ी बड़ी बातें करनी, लेकिन जो कॉमन बंदा है अगर मैं उसकी लाइफ में डिफरेंस नहीं डाल रहा, तो टेक्निकली जो मेरा इल्म है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, वो टेक्निकली सारी फजूल जा रही है। तो जो मेरी लाइफ का प्रोटोकॉल है वो मेरी अम्मी ने जो डे 1 से मेरे दिमाग में बातें बातें डाली थी वही है। उसी क्वेस्ट में लगा हूं। जो पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल कर रहे हैं, उसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है। अभी भी हम 1 मिलियन फैमिलीज को जो है वो राशन लेके दे रहे हैं। एक पूरी कैंपेन हमने रन की हुई। आइडिया क्या है कि देना अल्लाह सुब्हाना ताला, देना मैंने नहीं है, मेरा काम एक वसीला बनना। अगर मैं एक वसीला बन जाता तो मैं कितना खुशकिस्मत इंसान हूं। तो यही मेरी लाइफ का प्रोटोकॉल है और इसी के साथ मैं अपनी लाइफ गुजारता हूँ। जी सर, आपने बहुत खूबसूरत बात ऐड की है। मैं लोगों को बता दूं कि जो लोग भी अपने क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो क्वेश्चंस अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। एंड के 5 या 8 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि सबके क्वेश्चंस का जवाब दूं, कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं। और अगले सवाल की तरफ जाने से पहले मैं आपकी जिस तरह की माँ, जिस तरह की आपकी अम्मी ने आपकी अपब्रिंगिंग की है, मैं ऐसी माँ को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने आपको उस स्टेज से इस स्टेज तक पहुंचाया, और उसके बाद भी आपने जो हम्बल है कि आप इतने आजिज हैं, अपनी चीजों को समझते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये सबके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो एक मुकाम पे पहुंच जाए और फिर उन लोगों को नीचे जाकर देखें कि जहाँ से वोट कर आए हैं। तो सर ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग चीज मैंने आपसे सीखी है आज। थैंक सर तो जो हमने टॉपिक, जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है कि लोग कॉन्फिडेंटली कैसे बात करें। हमारे लोगों में बड़ी झिझक है, वो बात नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस से बात करने के लिए उससे पहले हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना कितना जरूरी है। आपने बिल्कुल यो एग्जैक्टली आपने डेड ऑन बात की। क्योंकि देखिए, डिजायर करना बहुत सबसे हमारी इंसानी हैबिट है कि हम ना डिजायर करते हैं। हमारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती हैं। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि यार मैं ना कल अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊँ, ठीक है, कल पाकिस्तान का मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। डिजायर होना एक डिफरेंट बॉल गेम है। एक रोड मैप होना, ये सबसे बड़ी बात है। आपके पास रोड मैप क्या है। सिर्फ डिजायर का होना सारा कुछ नहीं कि आज आपने सोचा और फिर हर रोज सिर्फ सोचते ही रहे। इट्स टेकिंग द बेबी स्टेप्स, कि आपने बेबी स्टेप्स उठाने कि मैंने करना क्या है। मैं कहता हूं जब आपको पता चल जाता है आपके अंदर प्रॉब्लम है तो आपने 50% उसको ऑलरेडी हल कर लिया है। क्योंकि अक्सर लोग तो प्रॉब्लम मानते ही नहीं है, वो कहते हैं मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप अगर उनको बोलें वो कहते हैं नहीं नहीं भाई मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही मेरे साथ जो है ना वो बहस कर रहे हो, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल अपने ऐसे। अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, दिस इज द मेन थिंग। जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं समझ लें कि आप 50% तो ऑलरेडी डन कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले जो जरूरी होता है ना, अपनी जात को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर इंसान जो है ना वो एक भीड़ का हिस्सा बनना चाह रहा है। कि कोई आप जैसा बनना चाह रहा है, कोई मेरे जैसा बनना चाह रहा है, या किसी जैसा बनना चाह रहा है। ये आपको पता है कि आज अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, तो आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल है जिनको ओवरकम के कर करके आज इस काबिल आप बैठे हैं कि आप एक बंदे का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं तो उसके पीछे एक पूरी लाइफ की स्ट्रगल है जिसने मुझे इस लेवल पे लाके खड़ा किया। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि आप
किसी को मत फॉलो करें। लोगों से आप बिट्स एंड पीसेस जो है वो लाजमी लें, मुझसे उठाएं, आपसे उठाएं, उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी उसके हिसाब से अपना एक लाइफ में मिशन सेट करें कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। माइट भी मैं एक स्पीकर बनना चाहता हूं, लेकिन नेचुरली मैं शाय हूं, नेचुरली शायद स्टेज मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे अंदर को और एबिलिटी है। तो बजाय इसके कि मैं सारी जिंदगी जाया करूं एक स्पीकर बनने के, मच बेटर मैं कुछ और करूं जिसके अंदर मैं कुछ कर सकता हूं। तो बिल्कुल। पहले नंबर पे अपनी जात को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको बोलते हैं सेल्फ डिस्कवरी। वी नीड टू डिस्कवर आवरसेल्व्स कि हम कौन है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारे थ्रेट्स क्या है। इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, कि आप अपनी जात के स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और लाइफ में आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और आपके थ्रेट्स क्या है। फर्स्ट थिंग। बिल्कुल। सेकेंड थिंग, आप कंपैरिजन गेम से बाहर निकल आए। आज अगर आप सोचेंगे ना कि यार मैं उससे अच्छा नहीं हूं, मैं उससे बहुत अच्छा हूं, तो टेक्निकली अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों को आप जुटला रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला हीरे बनाते हैं। आजकल की जब जो भी बंदा इस दुनिया में आता है ना, वो एक अल्लाह सुब्हाना ताला का मास्टरपीस है। ठीक है, शक्ल सूरत इन चीजों को कोई लेना देना नहीं है। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि हम शक्ल सूरत के कंपैरिजन में पड़े रहते हैं। उसका रंग मुझसे ज्यादा सफेद है, उसका कद मुझसे ज्यादा बड़ा है, उसके नैन नक्श मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, तो हम इस कॉम्प्लेक्स से ही नहीं निकल पाते। मतलब बाकी चीजों तो दूर की बात है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपने इस चीज के ऊपर ड्रॉ लाइन करनी कि भाई ना मैं किसी जैसा हूं, ना मैंने किसी जैसा बनना है। आई एम बिल्कुल। माई ओन सेल्फ। मेरे अंदर एबिलिटीज जो है मैंने उनको उनकी बेस पे लाइफ में ग्रो करना, जो वीकनेसेस है उनको मैंने इंप्रूव करना है। तो पहली चीज होता है कि वो देखें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी जात में तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके जो फ्लॉज होते हैं वो एक बच्चे की तरह होते हैं। आपका अगर रंग काला है, अगर आपके नए नक्श ठीक नहीं, या अगर आप अगर साइंस में अच्छे नहीं और आप आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें आपके बच्चे हैं। जब तक आप इनको गले से नहीं लगाएंगे तो दुनिया भी इनको गले से नहीं लगाएगी। हमारा बिल्कुल। मसला ये कि हम अपने आप को रिजेक्ट करते हैं। हम अपने रंग को काले की वजह से इतने कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, हम फेयर एंड लवली और पता नहीं किस किस तरह की क्रीमों का ढेर लगा देते हैं घर में। इसी तरह अगर हम साइंस नहीं रख सकते, मैंने साइंस नहीं रखी थी, मैंने आर्ट्स रखी थी, क्या मतलब हो गया कि मैं नालायक स्टूडेंट हूं? नहीं। हम सिर्फ ये होता कि हम इंसान डिफरेंट पाथ पे होते हैं। ठीक है, उसका पाथ डिफरेंट है, मेरा पाथ डिफरेंट है। अगर कोई साइंस रखा, इट डज नॉट मीन कि ही इज सुपीरियर देन मी। ठीक है, मेरी एक अपनी स्ट्रेंथ, मेरी एक अपनी क्वालिटीज है, मेरी एक अपनी जर्नी है। हम में से हर इंसान एक अपनी जर्नी के अंदर है। तो सबसे पहले ये होता है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी, जब लोगों की बातों को हम ब्लॉक आउट करेंगे। मैं कहता हूं एक मेरे पास एक रूल है, मैं उसको बोलता हूँ 98/2 का रूल। 98/2 का रूल क्या होता है कि 98% लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, या जिनका आपकी जिंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं है, और जो परवाह भी नहीं करते आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और अगर आपकी लाइफ में है भी तो आपको डिस्करेज करेंगे। सिर्फ 2% लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो जेन्युइनली आपकी बेहतरी भी चाहते हैं, आपकी ग्रोथ भी चाहते हैं, और आपको आगे भी लाइफ में बढ़ता देखना चाहते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये कि हमारी सारी जिंदगी 98% लोगों के ऊपर फोकस रहती है, और 2% के ऊपर हम करते ही नहीं अपना फोकस। 98% को आप ब्लॉक आउट करें और जो 2% है उनके साथ अपना टाइम गुजारें। नंबर जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, आपकी लाइफ में राइट लोग आ गए, उसके बाद आपने क्या करेंगे, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपनी लाइफ के अंदर आप एक गोल सेट करें कि हाँ मैं यहां पे हूं, अब मैंने क्या करना है कि मैंने उस लेवल पे जाना है। मैंने 2007 में पहली दफा मैंने लाइफ में एक विजन बनाया था कि यार आई वांट टू बी अ रियली रियली सक्सेसफुल स्पीकर। उससे पहले मेरा एक ड्राइव थी कि मैंने स्टेज पे जाना, लेकिन मुझे एक क्लैरिटी नहीं थी कि मैंने करना क्या है। वो 2007 का जो सफर है, तब मैं यकीन माने स्टेज पे जाता था, मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाती थी, आवाज नहीं मुंह से निकल पाती थी। ठीक है, वो जो सफर वहां से शुरू हुआ था, आज भी मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि इंसान जिस दिन समझता है कि उसने सारा कुछ लर्न कर लिया और टेक्निकली उसकी जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाती है। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज भी मुझे लगता है डेली बेसिस पे मुझे कुछ और नया लर्न करना है, मुझे अपने आप को बेहतर करना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ स्पीकिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है कि अपने आप को एक्सेप्ट करें, एक रोड मैप बनाएं। हमारा प्रॉब्लम ये कि लोगों का या तो विश करते हैं या फिर ओवरनाइट रिजल्ट चाहते हैं। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला। यू नीड टू मेक अ बिग प्लान। सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, फिर उसको शॉर्ट पीसेस में बनाएं। कि सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, अपनी ड्रेसिंग पे काम करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें, अपने हैंड जेस्चर पे काम करें, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, फिर उसके बाद अपनी ग्रामर को इंप्रूव करें, अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करें, किसी स्पीकिंग क्लब को ज्वाइन करें। तो उस बड़े गोल को अपने छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना, और फिर क्या होता है कि ग्रेजुअली आप
एक अपने गोल को अचीव करना शुरू कर देते हैं। जी सर, आपके अगर आप जैसी सोच वाले सारे इस सोसाइटी के लोग होना शुरू हो जाएं तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली सारे के मसले खत्म होके रह जाएंगे। आपने जो बातें की हैं, ऑनेस्टली मेरा दिल था बस आप बोलते रहे और मैं सुनती रहूं कि आपकी हर बात इतना ज्यादा अच्छा असर रख रही थी कि आपने इतनी अच्छी बात ऐड किया कि हम लोगों में से कुछ लोग इसलिए सामने आके नहीं बोलते, उनको लगता है कि हम अगले लगेंगे, हम बात करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, हम तो खूबसूरत नहीं है, हमारा तो रंग का कॉम्प्लेक्स है, हम तो छोटे कद के हैं, तो हम आगे जाके बात नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स उनको इस कदर इकट्ठे किए हुए हैं और हमारी सोसाइटी में इतने लोग नहीं है जितने तरह के कॉम्प्लेक्स होने होने लग गए हैं। हर बंदे को 5-6 कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो उनसे निकल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो अगर हर कोई आपकी तरह सोचे और कॉम्प्लेक्स को दूर रखते हुए अपने आप को और अपने आप को एक्सेप्ट कर ले कि वो एक अपने आप में एक बहुत बेहतर इंसान है, तो बहुत बेहतरी आ सकती है। सर, ऐसे अगली एब्सोल्युटली। बात जो मैं अगली बात करना चाहूंगी, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और बहुत ज्यादा बोलती हैं, लेकिन उनकी बात में कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि जाहिर बात है, जब आप बहुत ज्यादा बोली जाएंगे बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी कुछ चीजों को सर्च किए, तो राइट बोलना कितना जरूरी है, इससे आपकी बात में कितनी वैल्यू आती है कि लोगों की अटेंशन आप ग्रैब कर सकें। देखिए, स्पीकिंग की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज होती है लिसनिंग। आपके अंदर अगर लिसनिंग की एबिलिटी नहीं, अगर आप एक गुड लिसनर नहीं है ना, तो टेक्निकली आप एक अच्छे स्पीकर भी नहीं बन सकते। जी। क्योंकि जब आप सुनते हैं ना, तो आप वो सुन रहे हैं जो आपको पता नहीं है। जो लोग आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर किसी भी जगह पे ना, आर्ट ऑफ डीलिंग होता है ना, कि डीलिंग का आर्ट होता है कि कई लोग होते हैं वो डीलिंग में बहुत अच्छे होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? वो सुनने के बड़े मास्टर होते हैं। वो अगले बंदे को मौका देते हैं कि भाई बोली जा, बोली जा, बोली जा। एक टाइम आएगा कि उस बंदे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, देन आप उसी के बातों में से उसके जवाब निकाल लेंगे। तो लिसनिंग जो है ना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं ना, तो उसके दिल में आप एक इज्जत और एहतराम का रिश्ता कायम करते हैं कि वो भी फिर तैयार होता है कि जब आप बोलेंगे तो वो आपको सुनेगा। अगर आप उसकी बात काट रहे हैं तो नेचुरली वो आपकी भी बात काटेगा। तो बिल्कुल। लिसनिंग जो है ना, वो सबसे बड़ी जो है ना, वो क्वालिटी होती है कि आप सुने। नंबर 2 क्या होता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन है ना, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये 90% इंपैक्ट डालती है। जो आपके अल्फाज हैं वो सिर्फ 10% डिफरेंस डालते हैं। आप देखिए, एक छोटा बच्चा है ना, आप उसको गुस्से के साथ देखेंगे ना, तो वो रोना शुरू कर देगा। प्यार से उसको मुक्का भी मारेंगे तो वो नहीं रोएगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, प्रॉब्लम ये कि कैसे कहा जा रहा है। सो बिल्कुल आपकी बॉडी लैंग्वेज वेरी वेरी जो है ना, वो इंपैक्टफुल होनी चाहिए। अब हमारी मसला ये कि हमारी आवाज जो है ना, ये गाने की तरह है, और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज ये म्यूजिक की तरह है। जब ये दोनों बिल्कुल तालमेल के साथ चलेंगे तो एक बेहतरीन जो है ना, वो एक एक क्वालिटी का स्टफ आप बनाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करना है। अब अगला बंदा बात कर रहा, आप बेजार होकर उसकी बात सुन रहे हैं। आपके चेहरे पे इंप्रेशन ऐसे हैं कि जैसे आप इंटरेस्टेड ही नहीं। वो आपसे बात कर, आप अपने फोन पे लगे हुए हैं। वो आपसे बात कर, आप इधर उधर देख रहे हैं। तो टेक्निकली अगले बंदे को आप पहले ही बता रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं, तो नेचुरली वो आपकी बात में भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। ये पहली फिलॉसफी है एक अच्छी कम्युनिकेशन की, कि सबसे पहले अपनी ऑडियंस की दिल में एक इज्जत पैदा करें। ऑडियंस आपका घर का बंदा भी हो सकता है और आपके स्टेज के सामने बैठे लोग भी हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपने उसके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना है कि भाई मैं तुम्हें इज्जत करता हूं। तो अगर मैंने तुम्हें टाइम दिया तो तुम भी मुझे टाइम दे रहे हो। एज अ स्पीकर अगर मैं स्टेज पे जाता हूं, मैं बड़ शुरू हो जाता हूं, मैं अपनी ऑडियंस को रीड ही नहीं करता, तो भाई वो भी नहीं सुनेंगे। सबसे पहले ये कि एक वो इज्जत और एहतराम और एक इमोशनल कनेक्शन का बिल्डअप होना बहुत ज्यादा जरूरी। आपके हाथ कैसे हिल रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कितना स्ट्रांग है, आप अगले बंदे को देख रहे हैं, आपने फोन साइड पे रखा हुआ, आप 100% अटेंशन उसको दे रहे हैं, आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। आपकी उसके बाद आपके शोल्डर जो है ये ब्रॉड होने चाहिए, ना कि आपके शोल्डर बिल्कुल ऐसे हो और पता लगे कि आपका वैसे ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। फिर आपकी ओवरऑल जो हैंड मूवमेंट है वो कितनी स्ट्रांग है, आप पोजेस कितने ऐड कर रहे हैं। जो आपने पहले बात की ना कि बाल लोग टक 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 करके शुरू कर देते हैं, हाँ जी, वो बिल्कुल ऐसा। बहुत खोखले, एग्जैक्टली वो बड़ी खोखली कम्युनिकेशन होती है। बड़ा बोलना कमाल नहीं है, लेकिन पावरफुल बोलना ये सबसे बड़ा कमाल है। जब आप उठें तो अगले बंदे के जहन पे आप एक नक्श छोड़ के जाएं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मैं कहता हूं लास्ट इंप्रेशन इज द एवरीथिंग। जो आप जाते हुए आखिरी इंप्रेशन उस बंदे के ऊपर छोड़ जाते हैं ना, दैट्स एवरीथिंग।
वो इंप्रेशन बहुत पावरफुल होना चाहिए। अब जब आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी तो बहुत जरूरत है, पॉजेस बड़ा मैटर करते हैं कि आपने पॉजेस ऐड करने हैं। ये नहीं कि अंधाधुंध बोलते ही जाए बोलते ही जाए बोलते ही जाए। वन, दूसरा, अल्फाज की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम एक अल्फाज को भी बोल ही नहीं पाते, साथ में दूसरा जोड़ देते हैं, दूसरा नहीं साथ में तीसरा जोड़ देते हैं, जैसे हम ना एक रेस में लगे हुए हैं। अल्फाज में जान डालें। अब मैं इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट हूँ, ठीक है, क्योंकि नेचुरली 10 साल हो गए। लेकिन मैं जब भी पाकिस्तान में किसी से बात करता हूँ, मेरी कोशिश थी कि मैं 100% उसके साथ इंग्लिश में उर्दू में बात करूं। उसकी वजह कि यार मेरा मैसेज, मैं ये नहीं झाड़ना चाहता कि मैं यूके में रहता हूँ। मैं ये उसको बताना चाहता हूँ कि भाई मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हारी कदर करता हूँ, मैं तुम्हारी मदर टंग में तुमसे बात करूं क्योंकि ये मेरी भी मदर टंग है। कोई भी बात हम दोनों क्लियर कर पाएंगे। इंप्रेशन कमाल नहीं है, असल बात ये कि हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये होता है कि आप अपने अल्फाज जो है ना उनको उनको कनेक्ट करें। और आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी कि दूसरे लोगों के मुंह में अल्फाज मत डालें। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि आपसे मैंने कुछ सवाल किया ना, तो जवाब भी फौरन मैंने आपके मुंह में डाल देना है। मैं आपको मौका दूं कि भाई आप अपनी बात को खत्म करो, एंड देन आई स्टार्ट माय कॉन्वर्सेशन। तो जो कम्युनिकेशन है ये पूरा एक एक आर्ट है। इसको समझने के लिए आपको जहनी तौर पे तैयार होना पड़ेगा कि भाई आई एम रॉन्ग नाउ एंड आई नीड टू इंप्रूव माई सेल्फ, एंड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। बिल्कुल सर, आपने जो भी बातें बोली और जो टिप्स भी बीच में ऐड किए हैं वो भी काफी यूजफुल रहेंगी, जो लोग बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी बात ऐड की है। साथ ही साथ सर, मैं कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ऑलरेडी 26-27 मिनट की हमारी कॉन्वर्जेशन हो गई है और लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है वो अपने हिसाब से भी क्वेश्चनिंग कर सके, ताकि उनको चीजें सीखने को मिले जो वो सीखना चाहते हैं। तो मैं जी अब एक बिल्कुल। एक करके आपको ना लोगों के क्वेश्चंस भी ऐड करना शुरू करूंगी। सब आपसे पूछती हैं, अगर आप शाय हो तो कैसे कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है बात करने में? देखें सबा बेटा, सबसे पहले सबा है ना नाम इनका? जी, सबा आसिफ। अच्छा, सबाहत या सबा? सबा आसिफ। अच्छा, सबा। सबा बेटा देखो, सबसे पहली बात, जैसे मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन के शुरू में बोला था ना, जब आपको पता हो कि आपके अंदर एक प्रॉब्लम आई तो आपने टेक्निकली 50% प्रॉब्लम को पहले ही रिजॉल्व कर लिया। अब ये होता है कि हम में से हर बंदा, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, एक एक इंग्लिश की कहावत होती है, यू कांट बी परफेक्ट बट यू कैन बी अथेंटिक। आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते बट आप अथेंटिक हो सकते हैं। आप अगर एक्टर्स को देखें ना, कितने एक्टर्स ऐसे हैं जो इतने शाय हैं कि स्टेज पे आने से पहले उनकी टांगे कांप रही होती हैं। स्टेज पे आने, टोनी रॉबिन्स जो बहुत दुनिया का सबसे हाईली रिस्पेक्टेड जो स्पीकर है, वो कहता है जब मैं स्टेज पे आता हूं ना तो उससे पहले एक ठीक ठाक एंग्जाइटी मेरे साथ में बिल्डअप होती है। अब होता क्या कि मेरे अंदर भी ये होता है। अच्छा, रिचर्ड ब्रांसन है, उसके अंदर भी होता है। रिचर्ड ब्रांसन बहुत पावरफुल स्पीकर है। तो आपको जब पता होता है ना कि आप शाय हैं या आपके अंदर वीकनेसेस क्या हैं, तो सबसे पहले उसका काउंटर मैकेनिज्म तैयार करें। अब काउंटर मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे रिचर्ड ब्रांसन है, वो कहता है जब मैं स्टेज पे आता हूं ना तो मुझे लगता है मुझसे बोला नहीं जाएगा। तो वो क्या करता है, वो उससे पहले या तो म्यूजिक चलवाता है या ऑडियंस से सवाल जवाब लेता है। तो उससे क्या होता है, वो कंफर्टेबल हो जाता है स्टेज के ऊपर। तो आपने सबसे पहले ये देखना कि जो आपके अंदर खामी है, अब उसके अंदर आपके पास काउंटर मैकेनिज्म क्या है। जब आप शाय है ना, हमारा प्रॉब्लम ये था कि जब हम शाय होते हैं ना, हम बड़ी स्टेज पे फौरन जाना चाहते हैं। नहीं, बेबी स्टेप उठाएं। उन लोगों के सामने अपने आप को मत खोलें जो आपके जज्बात को, आपकी फीलिंग्स को डिस्करेज करें। हमारा ये होता है कि हम गलत लोगों के साथ, वही 98/2 का रूल, कि 98% जो गलत लोग हैं उनके सामने मत खुलें, जो 2% जो जेन्युइन जो आपके हक में लोग हैं उनके सामने खुलें। आप शाय भी है ना, तो वो आपको टिप्स देंगे कि सबा आपने ये बात ठीक की, अब बेटा आप ये बेहतर करो, आप ये बेहतर करो, आप ये बेहतर करो। तो उससे क्या होता है कि आपको अपनी शायनेस से निकलने में आसानी होती है, क्योंकि आपको इंकरेजमेंट मिल रही होती है। शायनेस इसलिए दूर नहीं होती कि एक तो हम बड़ा स्टेप एकदम से लेते हैं या हम गलत लोगों के सामने जाके अपने आप को खोल देते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को गलत लोगों के सामने जब एक्सप्रेस करेंगे तो आपको डिस्करेज करेंगे। दैट्स द की। तो शायनेस इज एग्जैक्टली पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। आप देखें नाना पाटेकर को देखें, उसका एक्टिंग का टोटल डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बैड एक्टर, इज अ ब्रिलियंट एक्टर। क्योंकि बिल्कुल आपका हर बंदे का, मैं अगेन बोलता हूं बेटा, सबा बेटा, यू कांट बी परफेक्ट बट यू कैन बी अथेंटिक। आपने अथेंटिक बनना है। जब आपने एक चैलेंज ले लेना कि मैंने अथेंटिक बनना है, ट्रस्ट में आप जैसे भी हैं लोग आपको कबूल करेंगे। लेकिन जब आप परफेक्शन की दौड़ में लग पाएंगे तो बेटा आप वो कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। आप अपने आप को भी कबूल नहीं करेंगे और लोग भी आपको कबूल नहीं करेंगे। सर, एक और क्वेश्चन वकास बाबर ने ऐड किया कि हाउ टू कीप कन्वर्सेशन मोर इंटरेस्टिंग।
उसमें वही बात, पहली बात कि सबसे पहले कि अगले बंदे को मौका दें कि वो बोले। हमारा ये होता है कि वन वे जब बिल्कुल। ट्रैफिक होती है ना, तो वो बहुत बोरिंग हो जाती है। एक स्पीकर, अक्सर स्पीकर होते हैं, वो स्टेज पे आते हैं ना, तो वो खुद बोल ही जाते हैं, बोल ही जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद क्या होता है, ऑडियंस सोई होती है। ठीक है? ऑडियंस को कोई लेना देना नहीं होता। स्पीकर वो होता, अब मैं अपना कोई भी सेशन शुरू करता हूँ ना, मैं अक्सर शुरू में मैं भी क्या करता हूँ, मैं सवाल जवाब के साथ शुरू करता हूँ कि शुरू में कुछ जोक कर लिया, सवाल जवाब कर लिया। उससे क्या होता है, वो एक दरमियान में बैरियर खत्म हो जाता है ऑडियंस को बिल्कुल। और मेरे साथ, मेरा ऑडियंस के साथ जो है ना, वो कनेक्शन हो जाता है, पहली चीज। दूसरा, जब भी किसी के साथ बात करें, उसके नाम के साथ उसको बताएं। जैसे अभी मैंने सबा के सवाल का जवाब दिया ना, तो मैंने सबा करके बोला, मैंने ये नहीं बोला कि अच्छा जो सवाल करें यार उनका जवाब ये है, नहीं। अगले बंदे को फील करवाएं कि आप उसका नाम भी जानते हैं और आप उसकी कदर भी करते हैं, और उसकी फीलिंग्स को और उसकी प्रॉब्लम को आप जेन्युइनली अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग रखने का सबसे बड़ी चीज है कि अगले बंदे के हिसाब से हर चीज को अंडरस्टैंड करें, अपनी मत झाड़ें, अगले बंदे को मौका दें। जब अगले बंदे को मौका देंगे, तो टेक्निकली वो इंटरेस्टेड होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक कॉमन ग्राउंड बिल्डअप हो जाएगी दोनों के दरमियान। तो एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर दूं, उन्होंने बड़ी बहुत ज्यादा मेंशन किया है क्वेश्चन के अंदर ही कि प्लीज इसका जवाब लाजमी देना है आपने। असमतुल्लाह पूछ रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ गोल और विशेस बड़े हो लेकिन आप फाइनेंशियली बिल्कुल जीरो हो, तो आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं? बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, असमत, आपको एक चीज बताता हूँ कि यूके के अंदर एक टाइम था, ये मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, कि मैं जब यूके में आया था ना, तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, ना मेरे पास कोई जॉब थी, ना मेरे पास कोई चीज थी। अब यकीन माने, मैं लिटरली रोड पे सो रहा था, बेंचों के ऊपर सोता था, और मेरे पास पीने के लिए सिर्फ पानी था और खाने के लिए सिर्फ बिस्किट थे। क्योंकि जो हालात है ना, ये आपको नहीं तोड़ते, आपकी सोच आपको तोड़ती है। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं ना, मेरा अपना बैकग्राउंड बेटा ऐसा है कि मैंने, मेरी अम्मी, हमारे पास एक टाइम पे खाना होता था तो दूसरे टाइम पे खाना नहीं होता था। हमने वो टाइम देखा है। गुर्बत बेटा कमाल नहीं है, गुर्बत हम मसला नहीं है, मसला हमारी सोच है। आपकी जात के अंदर जब एक आपने कमिटमेंट कर ली कि मेरे हालात जो हैं वो जैसे भी हैं, ये मेरे इख्तियार में नहीं है, अब मैंने आगे फ्यूचर अपना कैसे, क्योंकि माजी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जिस हाल में पैदा हुआ है वो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन आज का दिन, राइट नाउ, ये आपके इख्तियार में है। आप, क्योंकि होता क्या, देखिए, लाइफ थ्री वे प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्या होता है, आपका पास्ट। पास्ट में आपके पास लेसन होता है, बिल्कुल। हाल में आपके पास पावर होती है, ठीक है, और आने वाले टाइम में आपके पास एक उम्मीद होती है। अब पास्ट जो होता है वो आपको एक लेसन दे रहा है। पास्ट आपको लेसन क्या दे रहा है कि मेरी नस्लें एक गुर्बत के साथ उन्होंने फाइट की। जैसे मेरी माँ बाप ने, मेरी अम्मी ने गुर्बत के साथ फाइट की, ठीक है। वो क्या था, अब वो चीज ने मुझे लेसन दिया कि मेरी अम्मी ने स्ट्रगल की थी, हमने मुश्किल हालात में सामना किया, लेकिन उसके बावजूद मेरी अम्मी बहुत बहादुर थी और बहुत खुददार थी, ठीक है। एक गांव में होकर वो मशीन के ऊपर काम करके हमारा पेट पालती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें कभी फील नहीं करवाया कि बेटा हम गरीब हैं। गरीब तो वो होते हैं जिनके पास पैसा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी को देना नहीं जानते। असल गरीब वो होता है। अमीर वो होते हैं जो अपना पास जो भी पड़ा वो दूसरों के साथ बांटते हैं। तो बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि आप गरीब बेटा नहीं है, आपके हालात थोड़े डिफिकल्ट हैं, नंबर वन। अब जब आपको आपके माजी का पता चल गया, अब हाल में आपके पास पावर है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सक्सेस को चेज करते हैं, हम अपनी जात पे काम नहीं करते। सबसे पहले बिल्कुल। बेटा अपनी जात पे काम करें, सक्सेस को गोली मारें, सक्सेस को चेज ना करें। सबसे पहले अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करें, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें। जिस इंसान ने कामयाब होना, उस इंसान के ऊपर कामयाब करें। कामयाबी दूर की बात है, हम कामयाबियों के पीछे लग जाते हैं, हम डिग्रीज के पीछे लग जाते हैं, हम नौकरी के पीछे लग जाते हैं, लेकिन जिस इंसान ने उनको हासिल करना, बाद में वो जोड़ों का मरीज बन जाता है, बाद में वो डिप्रेशन का मरीज बन जाता है, बाद में वो बेचारा कामयाबी को हैंडल भी नहीं कर पाता। तो बेटा सबसे पहले अपनी जात के ऊपर काम करें, अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएं। उसके लिए मैं अक्सर बताता हूँ 5 चेन ऑफ सक्सेस, कि 5 चीजें जो आपको लाइफ में लेके आनी है। फर्स्ट आपकी रूटीन, दूसरा आपकी लाइफ में एक्सरसाइज, तीसरा आपकी डाइट, चौथा आपकी लाइफ में लर्निंग की एबिलिटी, और पांचवी चीज आपकी लाइफ में जो लोग हैं। ये 5 चीजें बेटा जब आपकी लाइफ में एग्जैक्टली परफेक्ट हो जाएंगी ना, तो फिर आपका कैरेक्टर बिल्डअप होगा, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। जब आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी ना, अल्लामा इकबाल साहब कहते थे कि कोई काबिल हो तो हम शान कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। बेटा सबसे पहले अपने आप को काबिल बनाओ। जब आप किसी काबिल बन जाएंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आपसे पूछेंगे
आपको क्या चाहिए। अपनी ज़ात पे मेहनत करें, अपने कैरेक्टर पे मेहनत करें, अपने नॉलेज पे मेहनत करें, अपने आप को उस काबिल ले जाएँ। क्योंकि हमारा इश्यू ये होता है कि जो एज होती है ना हमारी लर्निंग की, 30 ये से पहले-पहले, वो हम कमाई के पीछे लग जाते हैं। नहीं बेटा, 30 से पहले अपनी ज़ात पे मेहनत करें, अपनी लर्निंग पे मेहनत करें, अपनी ज़ात में मेंटोरशिप लेके आएँ। जब आप 30 प्लस हो जाएँगे, क्योंकि देखिए लाइफ में 2 चॉइसेस होते हैं, आइदर यू वर्क फॉर मनी और मनी वर्क्स फॉर यू। या आप पैसे के लिए काम करते हैं या पैसा आपके लिए काम करता है। आपने चॉइस मेक करनी है। जब आप बेटा पैसे के लिए काम करेंगे, आप कभी भी पैसा नहीं हासिल कर पाएँगे। और फिर सबसे अल्टीमेट गोल, बेटा हैप्पीनेस सारा कुछ है। अगर आपकी लाइफ में पैसा कम है, लेकिन आप हैप्पी हैं, तो ट्रस्ट मी यू आर द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। तो अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज को सेट करें, अपने गोल को सेट करें, एंड यू कैन मेक मनी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आजकल के दौर में बेटा, ऑनलाइन के दौर में अगर कोई बंदा अपने आप को गुर्बत से नहीं निकाल सकता, तो वो दुनिया का सबसे लेजी इंसान, मैं तो यही कहूंगा। जी सर, आपने जो क्वेश्चन का उनका जवाब दिया उससे बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिली। जैसे आपकी जो अमीर और गरीब की डेफिनेशन है, अगर सब वो अंडरस्टैंड कर लें तो आपने इतने ब्यूटीफुली उनको बताया कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा आपकी अप्रोच को। सर, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी रिजवान अशरफ का। व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स? इनका नाम क्या है? रिजवान। रिजवान। रिजवान, मेरी जान, जो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग, लिसनिंग की एबिलिटी। आपकी लिसनिंग की एबिलिटी जो होती है ना, हमने कोई झगड़ा हल करना ना, जैसे हमारी लाइफ में एक झगड़ा था, क्योंकि झगड़ा हल करना भी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब आप बैठते हैं ना, तो तू तो मैं शुरू हो जाती है। वो उधर से बोल रहा, मैं इधर से बोल रहा हूँ, उधर से बोल रहा, मैं इधर से बोल रहा हूँ। तो हो रहा क्या कि टेक्निकली कुछ हल नहीं हो रहा। आप अगले बंदे को मौका दें कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताए। एक टाइम आ गया जब उस बंदे के अंदर की भड़ास निकल जाएगी। जब उसके अंदर की भड़ास निकल जाएगी, तो आप फिर उसको आसानी से समझा भी सकते हैं। कम्युनिकेशन की है कि आपके अंदर लिसनिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। बाकी चीजें वक्त के साथ आपकी पॉलिश होंगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आज फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ हिल रहे हैं या मेरी आई कांटेक्ट बेहतर है, तो ये जरूरी नहीं कि ओवरनाइट ठीक हुआ। 10 साल लगे हैं। आज से 10 साल पहले मैं बात करता था, मेरे हाथ ही नहीं हिलते थे। 10 साल मैंने इस एफर्ट लगाने के बाद आज मैं इस काबिल हूं कि अपने हाथों को इफेक्टिवली हिलाना जानता हूं, और अभी भी मुझे लगता है बहुत इंप्रूव होने वाला है। तो कम्युनिकेशन के अंदर बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैन मैनेजमेंट, लोगों को अंडरस्टैंड करना। लोगों को, कि अगले दिन एक बच्ची ने मुझसे लाइव सेशन में पूछा था कि सर, मेरा छोटा भाई मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा बेटा, वो बात नहीं मानता इशू नहीं, आपको बात बताना ही नहीं आती। हम अक्सर दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, वो मेरी बात नहीं सुनते। बेटा आप देखें, क्या आपको बात समझाना आती है? सबसे पहले अपनी जात के ऊपर फोकस करें। हम अक्सर कहते हैं मेरे बॉस या मेरा मैनेजर मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा, लेकिन आप अपनी जात से सवाल करें कि क्या मैं उसको अपना मैसेज प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहा हूं? क्या मैं उसको अपना काम वाकई सही तरह से दिखा रहा हूं? क्या मैं अपने काम को सही तरह से प्रमोट कर रहा हूं? तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्ट ऑफ मैन मैनेजमेंट एंड आर्ट ऑफ लिसनिंग। कि हर चीज जो आपके अराउंड है, सबसे पहले उसको एनालाइज करें, उसको अंडरस्टैंड करें। देन यू हैव द राइट आंसर, देन यू हैव द राइट मैकेनिज्म, और फिर आपका जवाब भी परफेक्ट होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उस लेवल पे होंगे। जब सिर्फ आपने अपनी ही बात बतानी है, तो अगला भी नहीं समझेगा। जी सर, मैं कुछ और एक दो क्वेश्चंस ऐड करके इसको वाइंड अप करने की तरफ जाऊंगी कि बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड करें, बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चनिंग करें, तो हम इंशाल्लाह सर के साथ कोशिश करेंगे कि दोबारा सेशन भी करें, कि अगर हम सबके क्वेश्चंस के जवाब या सबके क्वेश्चंस ऐड करके करेंगे तो शायद सेशन 1-2 घंटे मजीद और चलता रह जाएगा। तो सर, एक और मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी अली मोहसिन का। वो कहते हैं, हाउ टू स्ट्रेंथन आवर बिलीफ सिस्टम? हमारा देखिए, जैसे हमने शुरू में बात की थी, हमारा बिलीफ सिस्टम वो होता है जो बचपन से हमारी सोसाइटी और हमारे माँ बाप हमारा बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। बिलीफ सिस्टम स्ट्रेंथन तब होता है जब हम उसको ओपन करते हैं, जब हम कहते हैं कि यस, मैं गलत भी हो सकता हूं। जैसे हमें शुरू से बताया जाता है कि गोरे जो है ना, ये गलत है, ठीक है। आज यकीन कर, मुझे इन लोगों के साथ जिंदगी गुजारते 10 साल हो चुके हैं, और इनके अंदर जितनी इंसानियत मैंने देखी, मैंने अपने लोगों में भी नहीं देखी। यहाँ पे जानवर के भी हकूक हैं, यहाँ पे बूढ़ों के हकूक है, यहाँ पे जो डिसेबल बंदा है, जो अपाहज बंदा, उसको सबसे पहले राइट है, उसके सबसे पहले हकूक है। इंसानियत से बड़ा दुनिया में कोई मजहब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक मैं पाकिस्तान में था, मेरे ब्रेन में हमेशा ये चीज डाली गई थी कि नहीं, ये काफिर हैं, ये गलत लोग हैं, ये काफिर हैं, ये गलत लोग हैं। मुझे अपने कलमे पे बहुत बहुत ज्यादा फख्र है, मुझे अपने मुसलमान होने पे बहुत ज्यादा फख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह,
मैं कोशिश करता हूँ मैं जितना भी बेस्ट पॉसिबल है इस्लाम की रूह के हिसाब से उसको फॉलो करूं। आप यकीन मानो कि बेटा कि जब मैं पाकिस्तान में था मैं 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाता था। उसकी रीजन नमाजें खौफ की थी, डरा के नमाजें पढ़ाई जाती थी। माँ बाप ने डराना होता था, मौलवी साहब डराते थे कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। ठीक है, ये कौन सा डर है कि जिसके पीछे मोहब्बत छुप जाती है। आपने नमाज पढ़नी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत के लिए पढ़ें, अल्लाह सुब्हानहू तआला को शुक्र अदा करने के लिए पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं तेरे दर पे इसलिए हाजिर हूं कि मैं डर के नहीं आया बल्कि मैं शुक्र अदा करने, मैं अपनी मोहब्बत की वजह से आया हूं। उसके बाद यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे मेरे लिए नमाज पढ़ना इसलिए आसान होगी कि यहाँ पे मुझे कोई जज नहीं कर रहा। यहाँ पे मेरे पैंचे कैसे हैं, यहाँ पे मेरे सर पे टोपी नहीं है, यहाँ पे मैंने हाथ कैसे बांधे, ये कोई भी नहीं मुझे एनालाइज कर रहा, क्योंकि ये मेरा और मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला का डायरेक्ट मामला है। मेरे बिल्कुल। अल्लाह सुब्हानहू तआला को मैं जवाब दे हूं। तो हमारा बिलीफ सिस्टम तब ठीक होता है जब हम उसको चैलेंज करते हैं, जब हम दूसरे लोगों को इनविटेशन देते हैं कि आओ तुम मुझे अंडरस्टैंड करो, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करता हूं। मैं तुम पे काफर का इल्जाम लगा रहा हूं, मैं तुम्हें सुन्नी बोल रहा हूं, मैं तुम्हें शिया बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहा हूं, नहीं। आओ एक कॉमन ग्राउंड देखते हैं। जो मेरे अंदर खामियां तुम मुझे बताओ, मैं उनको बेहतर करता हूं, जो तुम्हारे अंदर मैं तुम्हें बताता हूं तुम बेहतर करो। तो बिलीफ सिस्टम को आपने अगर बेहतर करना है तो उसको सबसे पहले अपने एक्सेप्ट करना कि मेरे अंदर खामियां हैं। मेरा बिलीफ सिस्टम इट डज नॉट मीन कि इज गुड इनफ, मुझे इसको चैलेंज करना है, मुझे इसको बेहतर करना है। जी जी सर, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर साथ ही ऐड कर दूं। समरा समरा खालिद पूछ रहे हैं कि पहले तो आपको सलाम करिए, अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी को स्टैमरिंग का इशू है तो वो क्या कर सकता है स्पीकिंग के लिए? मतलब वो जैसे हकलाते स्टैमरिंग हैं। की बात कर, हकलाक के बोलते हैं, ठीक है। समरा बेटा, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके लिए बेटा डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं कि जिसके लिए ना स्टैमरिंग के लिए डिफरेंट जो है ना प्रैक्टिसेस है। अगर आप गूगल करें और आप ऑनलाइन जाके देखें तो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट जो है ना वो प्रैक्टिसेस हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। लेकिन अगेन मैं बता दूं, हर चीज का बेटा जो ताल्लुक होता है ना वो आपके कॉन्फिडेंस के साथ होता है। हर चीज का ताल्लुक आपकी अपनी जात के बिलीफ सिस्टम के ऊपर होता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू पता है कि हर चीज को दवाई इलाज समझा जाता है कि दवाई अगर है ना या किसी भी चीज की अगर आपने मेडिसिन ले ली तो हल हो जाती है। हर चीज का मेडिसिन इलाज नहीं है, और दवा भी तब तक असर नहीं करती जब तक आपको यकीन नहीं होता कि ये दवा मुझे सही करेगी। वो आज भी मैंने एक कोट शेयर की थी लोगों के साथ कि सिर्फ दुआ मांगने से कुछ नहीं होता, दुआ यकीन से मांगने से कबूल होती है। यकीन बहुत बड़ी चीज है कि आपका यकीन आपको बहुत आगे लेके जाता है। तो बेटा अगर स्टैमरिंग को लेके कोई भी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम, उसका हल है। ये आपने डिसाइड करना कि मेरे अंदर प्रॉब्लम, अब मैंने इसको हल करना है। मेडिसिन की तरफ ना जाएं, आप अपनी जात को सबसे ज्यादा हील कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, अपनी जात को कबूल करना शुरू करें। और कितने ऐसे एक्टर्स हैं, कितने ऐसी चीज लोग हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम है, उसके बावजूद आपने शाहरुख खान की एक्टिंग देखी होगी कि शुरू की मूवीज में वो ऐसे रोल करता था जिसके अंदर स्टैमरिंग करता था, लोगों में हिट हो गया था। तो मैं जैसे शुरू में बताया था कि यू कांट बी परफेक्ट बट यू कैन बी ऑथेंटिक। तो बेटा आप ऑथेंटिक हो सकते हो। कुछ हमारे फ्लॉज ऐसे जो हमारी सारी जिंदगी हमारे साथ साथ रहेंगे, हमें उनके साथ पीस मेक करके हमें उनके साथ चलना, लेकिन उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली बेहतर करना। हमारे जो फ्लॉज है ये हमारे बच्चे हैं, इनको हमने गले से लगाना है। जब आप इनको गले से लगाएंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी। जब टेंशन खत्म होगी तो फिर बेहतरी की तरफ भी आप जाएंगे। तो सर आखिरी क्वेश्चन मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें। एक हसन अली का है, वो कहते हैं कि इकरा सिस्टर प्लीज सर अली आसिफ से जरूर पूछें कि जो हम सोचते हैं किसी गोल को हासिल करने के लिए, तो कैसे उस सोच को अपने रियल लाइफ में लाके अपने गोल को हासिल कर सकते हैं? उसके लिए बेटा सबसे पहली जो चीज है ना, आपकी लाइफ में राइट लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बनना चाहते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल, और आप जो, चलें प्राइम मिनिस्टर को छोड़ें, ये आजकल वैसे ही बदनाम हो चुकी है पोस्ट। तो आप फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़े को स्पीकर बनना चाहते हैं, लेकिन जो आप अपना टाइम गुजारे वो किसी के नशेई के साथ गुजारें या किसी चोर के साथ अपना टाइम गुजारें, तो होता क्या कि बेटा जो आपका लाइफस्टाइल है ना, वो आपका लाइफस्टाइल आपके मिशन, आपके मकसद के साथ इन लाइन होना चाहिए। आप अगर स्पीकर बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी कि जो हाईली सक्सेसफुल स्पीकर आपकी सोसाइटी में, आप उनके साथ टाइम गुजारें। क्यों? आप उनसे हैबिट्स को पिक करेंगे, आप उनसे अपनी आदत को पिक करेंगे, और उससे क्या होगा, आपके अंदर नेचुरली वो एबिलिटीज बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगी। सोचना बड़ा कमाल नहीं है, उस सोच को हकीकत में कन्वर्ट करना ये सबसे बड़ा कमाल है। इसके बिल्कुल। लिए जो की टू सक्सेस है बेटा वो होते हैं लोग। लोग आपको तोड़ते भी हैं, लोग आपको जोड़ते भी हैं।
अपनी जिंदगी में राइट लोगों को लेके आए, दे शुड बी इन लाइन विद योर मिशन। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि आपके रोल मॉडल कौन है? मैं कहता हूँ मेरे रोल मॉडल हमेशा से मेरी अम्मी, मेरी बहनें और मेरे भाई, यही लोग मेरे रोल मॉडल है। उसके बाद मेरी लाइफ में मेंटोर आए, उसके बाद मेरी लाइफ में कोई रोल मॉडल नहीं आया, मेरी लाइफ में मेंटोर्स आए। अब आपने क्या करना कि आपने मेंटोर हमेशा चेंज करने हैं। जो मेंटोर आपका बचपन में था, क्या आज के दौर के टेक्नोलॉजी के दौर में वो आपको गाइड करे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। आपने अपने मेंटोर को अपनी अपनी माइंड के साथ, अपनी लाइफ के स्टेजेस के साथ चेंज करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये होता है कि आप अपनी लाइफ में बेटा ठीक लोगों को लेके आ जाए, ठीक लोग आपको उस लेवल पे लेके जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, लोग आपको तोड़ते भी हैं, आपको जोड़ते भी हैं। ये आपने डिसाइड करना है, 2% लोगों के ऊपर फोकस करना है या 98% के ऊपर फोकस करना है। बिल्कुल। तो सर यहीं पे मैं लाइव सेशन को वाइंड अप करती हूँ, और यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमें एक दफा फिर दोबारा, जब भी आपके पास टाइम हो, हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स इतना ज्यादा था, ओवरवेलमिंग था, वो आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछना चाहते थे। लेकिन जाहिर बात है, हम एक लाइव सेशन में सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, और आपकी बातों से इतना कुछ आज मुझे सीखने को मिला है कि मैं चाहूंगी कि मैं दोबारा आपसे ये इस्तिफादा जरूर हासिल कर सकूं। तो सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमें इतनी उम्दा बातें बताई हैं कि रहती जिंदगी तक मुझे ये बातें जरूर याद रहेंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ ऑडियंस ने भी बहुत ज्यादा अच्छी चीजें सीखी होंगी आपसे। तो सर थैंक सो मच अगर बेटा, आप कोई थैंक फाइनल अपने वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। यू। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका थैंक यू, और आसिफ भाई का क्या इनविटेशन का। और आखिरी बात एक ही बोलूंगा बेटा, कि अपनी लाइफ के अंदर चीजों को प्रायोरिटाइज करें। सक्सेस सारा कुछ नहीं है, हैप्पीनेस सारा कुछ है। जब सक्सेस इक्वल्स टू हैप्पीनेस होती है ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा कमाल होता है और आपको अंदर से पीस मिलता है। बाज दफा आपको सारा कुछ मिलता है, उसके बावजूद आप खोखले हो जाते हैं। तो सक्सेस को चेज ना करें, हैप्पीनेस को चेज करें, पहली चीज। नंबर 2, अपनी लाइफ के अंदर मकसद लेके आए। मकसद क्या होना चाहिए? कि अपने लोगों के लिए, अपनी इंसानियत के लिए, आपके घर में जो बैठे लोग हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं, उनके लिए कुछ करना। बिना मकसद के मेरी जान आप चलती फिरती एक लाश है। जब तक आपकी वजह से लोगों को, जब तक आपकी वजह से आपके घर वालों को, जब तक आपकी वजह से बाकी लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, तो आप जिंदगी में नाकाम तरीन इंसान है। अपनी जिंदगी में मकसद लेके आए। आप लोगों को शायद पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन एक उम्मीद का दिया जरूर जला सकते हैं। तो अपनी जिंदगी में अगर मकसद लेके आना, तो लोगों की फलाह, लोगों के लिए बेहतरी लेके आए। आपकी जिंदगी में भी सुकून आएगा, और आप कम से कम जब खालिक कायनात के सामने पेश होंगे, तो आप सुरखरू होने वाले बनेंगे। इंशाल्लाह। सर बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपके फाइनल वर्ड्स भी आपकी तमाम बातों की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत और उम्दा थे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन हमारे लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा, उन्होंने इसमें से बहुत कुछ उनको सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि जो लोग इसको नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो भी इससे कुछ सीख सकें। तो आज एलबीसिटी से, आज के लिए एलबीसिटी से इतना ही। तो अपनी मेजबान इकरा जाहिद को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।